गुड इवनिंग बच्चों। आवाज आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। नेटवर्क आजकल इतना खराब रहता है, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। अच्छा, तुम लोग को जो असाइनमेंट दिए उसको ट्राई किए? यस सर। टफ लगा कि नहीं सो बताओ। हाँ बोलने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ, तुम लोग हाँ भी नहीं बोल रहा। लगता है कि सिर्फ विजय ट्राई किया है, बाकी किसी का कोई आवाज नहीं आया। सर बन गया पूरा। बन गया पूरा? निशांत बोला जी। यस सर। ये है कि अब ऑनलाइन तुम लोग का धीरे धीरे आवाज हम पहचान रहे हैं, क्लास में नहीं पहचान पाएंगे। हार्ड तो है, बिल्कुल हार्ड कुछ है। कुछ था। जिनसे जिनको जिनको हार्ड लगा वही बताओ, जिनसे बन गया वो तो खुश ही रहोगे। सबसे पहले वैसे बच्चे हाथ उठाओ जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है एक भी क्वेश्चन। ठीक है, पंकज अटेम्प्ट नहीं किया है। देखो, ईमानदारी होना चाहिए कम से कम कि हाँ अटेम्प्ट हम नहीं कर पाए हैं। श्रुति अटेम्प्ट नहीं की, अब अटेम्प्ट नहीं किए तो उनको जैसे कुछ नहीं हम कहेंगे, लेकिन जो अटेम्प्ट किए अगर उनको टफ लगा तो डेफिनेटली मतलब आज जो है न्यूमेरिकल सेशन हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ तुम लोग का जोश जो था। हाँ हाँ, ठीक ठीक, अब हाथ मत खड़ा करो, मैं समझ गया हूँ। तुम लोग का जोश जो है ना बहुत क्षणिक होता है। जब तक डीपीपी चलता रहा तब तक तो एकदम सब जो है फटाफट फटाफट पता नहीं कहाँ कहाँ से असाइनमेंट करके दे देते थे। डीपीपी बंद किए, मॉड्यूल से पढ़ाना शुरू किए। ख्वाहिश होता कि मॉड्यूल से पढ़ेंगे, अब मॉड्यूल से कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। दो तीन बच्चा जो कर रहा है वो फटाफट सेंड कर रहा है मेरे को। तो ऐसा नहीं करो, मॉड्यूल जो तुम्हारा है ना वो ऐसा मॉड्यूल तुमको किसी कंपनी का नहीं, मैं कंपनी वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब किसी कंपनी का नहीं मिलेगा। ना एलन का मिलेगा, ना बंसल का मिलेगा, ना फिटजी का मिलेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन किसी कंपनी में नहीं होता एक जगह पर। और ये सारे क्वेश्चन अगर तुम लगा लिए ना तो वैसे भी कोई भी किताब तुम चट कर सकते हो। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है, समझे? मॉड्यूल को, मॉड्यूल बहुत डिफिकल्ट लेवल का बनाया गया और आने वाले समय में मतलब आप ही का जो मॉड्यूल है आगे आने वाले एक्सरसाइजेज और डिफिकल्ट होते जाएंगे। ये खासियत है इसका, पेस के मॉड्यूल का, मैथ का खास करके, कि मॉड्यूल धीरे धीरे स्टैंडर्ड ये बढ़ाता गया है। तो आज हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल इस पे करेंगे। न्यूमेरिकल थोड़ा इस पे करते हैं ना, नेचर ऑफ रूट्स पर। मैं तुम लोग को एक एक न्यूमेरिकल जो है इन चैप्टर का जो है ना उसको देखो सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ, तो तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। और इन चैप्टर जो इसका किताब का होता है ना इस मॉड्यूल का, वो क्लास में एग्जाम्पल के लिए करवाना होता है, तो होम असाइनमेंट में तो वो डिफिकल्ट ही लगेगा। ठीक है, सो कभी उसको वैसे जज नहीं करना कि इन्हें चैप्टर नहीं बन रहा तो बाहर वाला चैप्टर कैसे बनेगा। बाहर वाला चैप्टर और आसानी से बन जाएगा, इन चैप्टर उल्टा डिफिकल्ट होता है। तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 तो हमने दिया नहीं था, है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इनके बेसिस पर आपका एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन आपको दिया था। कहाँ चला गया इन चैप्टर 2? इन चैप्टर 2 कहाँ चला गया, दिख क्यों नहीं रहा? हाँ मिला। देखिए, जैसे हमको
मैंने आपको क्या क्या दिया था, शायद फर्स्ट एंड सेकंड दिया होगा, कि इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 दिया था। सर एक तो साइज ना दिया था। इन चैप्टर 5 दिए थे की बार, नहीं नहीं, 100 दिए थे ना, 1 है। वने दिए थे, और इन चैप्टर भी तो दिए थे कुछ कुछ। पता नहीं, हम तो सिर्फ 100 का ट्राई करें बनाए। अच्छा ठीक है, मैं इन चैप्टर का कुछ कुछ जो है सवाल तुम लोग को करवा देता हूँ, है ना, उससे आइडिया तुम लोग को लग जाएगा क्या करना है कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन रहेगा, फाइंड मोनिक पॉलिनोमियल find monic polynomial of least degree whose two roots are वन एंड -√3। ठीक है, कह रहा कि वैसा मोनिक पॉलिनोमियल आप फाइंड करिए लिस्ट डिग्री का, जिसका 2 रूट्स हमको बताया गया, बाकी रूट्स नहीं बताया गया। मतलब ये दोनों नंबर तो डेफिनेटली रूट होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों नंबर का डेफिनेटली रूट होना चाहिए। तो मैं पॉलिनोमियल को अगर मान लेता हूं कि मेरा पॉलिनोमियल f(x) है, लेट f(x) इक्वल टू 0 बी द पॉलिनोमियल, बी द पॉलिनोमियल। मैं मान सकता हूं ना, मुझे पता नहीं f(x) कैसा है, बट मैं जनरल मान रहा हूं f(x) इक्वल टू 0। अब मैं बोल रहा हूं कि 1 रूट है ना, 1 इज ए रूट ऑफ 1 इज अ रूट ऑफ f(x) इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, अगर 1 रूट है इसका f(x) इक्वल टू 0 का, तो हम लोग इसको 2 एंगल से देखते हैं। इसका कंक्लूजन हम लोग क्या लिखते हैं, एक तो इस फॉर्म में लिखते हैं कि f1 इक्वल टू 0, है ना, और इसी का दूसरा मतलब हम लोग समझते हैं x माइनस वन इज अ फैक्टर, ऐसा बोलते हैं ना कि x-1 फैक्टर होगा। ये फैक्टर थ्योरम से मैं लिख रहा हूँ, फैक्टर थ्योरम से मैं लिख रहा हूँ कि x-1 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। तो ऐसी बातें तो मैं -√3 के लिए भी लिख सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा, -√3 जो है इज अ रूट ऑफ f(x) इक्वल टू 0। मैं क्या क्लेम करूंगा, मैं तो यही क्लेम करूंगा कि f ऑफ -√3 विल बी इक्वल टू 0, है ना। और इसको दूसरे लैंग्वेज में मैं क्या लिख सकता हूं, x -√3 इज अ फैक्टर, है ना। अब जैसे ही मैं इतना क्लेम कर चुका हूं, तो कम से कम f(x) के बारे में कुछ तो आइडिया लग गया। f(x) के दो फैक्टर हैं, है ना, दैट इज
एफ एक्स हैज टू फैक्टर्स, कौन कौन सा? x माइनस वन एंड x प्लस रूट थ्री। अगर ये दो फैक्टर हैं एफ एक्स के, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा ना इसका। ये बात समझ में आती है कि इसका प्रोडक्ट इसका फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां से एफ एक्स इज डिविजिबल बाय एफ एक्स इज डिविजिबल बाय x माइनस वन इंटू एक्स प्लस रूट थ्री। एफ एक्स जब इससे डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो होगा, है ना। एफ एक्स अगर इस पॉलिनोमियल से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगी? जीरो होगी। सो बाय डिवीजन एल्गोरिदम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम by division algorithm we can write fx equal to x minus 1 x plus root 3 into some polynomial. This is quotient polynomial. ये आपका क्वेश्चन पॉलिनोमियल हो गया। इतनी बात किसको किसको समझ में नहीं आई? माही समझ गया? यस सर। पायल? यस। सचिन? यस सर। विजय? यस सर। सारांश? सारांश नहीं समझा या फिर उसको आवाज नहीं जा रही है? तो जो भी हो सारांश बता दो, समझ गए हो या नहीं समझ गए हो। अगर आवाज जा रही है तो बता सकते हो कि नहीं समझ में आया, अगर आवाज नहीं जा रही है तो बात अलग है, नेट प्रॉब्लम है, ठीक है चलेगा। हाँ, जिनका जिनका नेट प्रॉब्लम है कम से कम मुझे बता दोगे ना तो मुझे पता रहेगा कि हाँ ठीक है, बहुत लोगों को आवाज नहीं जाती रहती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ बिल्कुल, लेकिन लॉग ऑफ मत हो जाना। श्रुति को भी आवाज नहीं आ रही है, और मेरी आवाज किन्हीं तक पहुंच रही है? जिन तक पहुंच रही हो कम से कम हाँ बोले। यस सर, पहुंच रही है। यस सर, पहुंच रही है। पहुंच रही है? यस सर, आ रहा है। वेरी गुड। देखो तो यहाँ पे हम लोग को एफ एक्स के लिए इतना जानकारी हमने इकट्ठा किया, लेकिन ये क्यू एक्स हमको डिसाइड करना बाकी रह गया। हाउ टू डिसाइड क्यू एक्स? सी, हमको क्या कह रहा है? मोनिक पॉलिनोमियल कह रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनिक पॉलिनोमियल? इसका मीनिंग है लीडिंग कोएफिशिएंट 1 के इक्वल होना चाहिए और लीस्ट डिग्री, है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लीस्ट डिग्री, लीस्ट डिग्री मतलब यहाँ पे देखो ये तो क्वाड्रेटिक है ही अपना, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो एफ एक्स की मिनिमम डिग्री क्या हो सकती है? अगर हम लोग क्यू एक्स को, है ना, 0 डिग्री पॉलिनोमियल बना सके, अगर कर सके तो इसकी डिग्री मिनिमम रहेगी। अगर ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि क्यू एक्स को हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल बना सके, कोई कांस्टेंट नंबर बना सके, तो एफ एक्स की डिग्री लिस्ट होगी, है ना। और वैसे भी हमको क्या बताया, 2 रूट का इंफॉर्मेशन दिया हमने, 2 रूट फाइंड कर लिए,
दो रूट के करस्पॉन्डिंग ये फैक्टर मिला, बाकी रूट रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग को बाकी कोई इंफॉर्मेशन पूछा नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, फॉर एफ एक्स टू हैव लीस्ट डिग्री क्यू एक्स विल बी 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एफ एक्स टू बी ऑफ लीस्ट डिग्री, आपको अपने मन से क्लेम करना होगा कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या होगा, ये लिस्ट होना चाहिए। और अपने केस में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इन आवर केस डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बेसिकली क्यू एक्स क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, दैट इज क्यू एक्स सिंप्लीफाइज टू सम नंबर के बिलोंग्स टू सम रियल नंबर, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं ना, के इज ए नंबर लिख देते हैं, रियल नंबर भी हटा देता हूं मैं, है ना, ज्यादा हम लोग को सियाना बनना है, रियल नंबर भी हटा देता हूं। चलो, के इज ए कांस्टेंट। अब बताइए एफ एक्स क्या हो गया, के टाइम्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस √3 हो गया। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोनिक पॉलिनोमियल के लिए आपका लीडिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 होना चाहिए, है ना। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 होनी चाहिए, है ना। जैसे ही आप लीडिंग कोएफिशिएंट 1 करोगे, है ना, बट लीडिंग कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। इसलिए के का वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x माइनस 1। हालांकि हमसे पॉलिनोमियल पूछा था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म हो गया। हमसे पॉलिनोमियल पूछा गया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल था, इसमें नेचर ऑफ रूट भी नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था, सिंपल था, है ना, कि हमको रूट दिया हुआ था दोनों और हमको पॉलिनोमियल डिसाइड करना था क्या होगा। ऑल द केसेस में हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल ही जज करेंगे, है ना। अब इसी से देखो मिलता जुलता सवाल, find a polynomial with all coefficients being rational number and whose two roots are 1 and minus √3, and whose two roots are 1 and minus √3। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ऑफ लिस्ट डिग्री। लिस्ट डिग्री नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट डिग्री, यहाँ पे भी वही बात है, हम लोग को एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है लिस्ट डिग्री का,
और उसका सारा कोएफिशिएंट रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना, और उसके 2 रूट्स हमको बताए गए हैं। बाकी क्या रूट होगा हमको नहीं पता है, बाकी क्या रूट होगा हमको नहीं पता है ना। तो कम से कम हम पुराने सवाल से, अगर हिंट ले, है ना, तो हम लोग fx को इतना तो लिख ही सकते हैं, x माइनस 1 x प्लस √3 QX लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जरा सी बात देखो आप, अगर सिर्फ इन्हीं को 2 रूट रखना है, लीस्ट डिग्री अगर इसको मान लीजिए कि 1 डिग्री 0 डिग्री का लेते हैं, है ना, यहाँ पे सपोज कर लो कि k नंबर आ गया, मान के चलो, है ना, कि अगर हम लोग x माइनस 1 और x प्लस √3, और पिछले सवाल जैसा ही हम लोग बोल दें कि यहाँ पे मोनिक है, मोनिक तो लिखा भी नहीं है, हालांकि रूट्स नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे जीरोज में कर देता हूँ तो थोड़ा बेहतर क्वेश्चन बनेगा ये, है ना। पॉलिनोमियल के लिए जीरोज वर्ड यूज करना चाहिए। क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, बस मैं वर्ड्स चेंज कर रहा हूँ। तो हम लोग पॉलिनोमियल पर पहुंच गए कि x माइनस 1 x प्लस √3 पर आ गया, और यहाँ पे कोई नंबर आ गया, लेटेस्ट से 4 आ गया, मोनिक रखना तो 1 रखो। अब यहाँ पे आप कोएफिशिएंट को जरा ऑब्जर्व करो, x² प्लस √3 माइनस x माइनस √3, कोएफिशिएंट को देखो, ये आपका रैशनल है, ये आपका रैशनल नहीं है, और ये भी आपका रैशनल नहीं है। अब क्या करें, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि QX जो है 0 डिग्री नहीं होगा, है ना। अगर QX हमने 0 डिग्री लेकर के चला तो हम लोग इस जगह पे लैंड अप कर गए, जहां पे हमारे कोएफिशिएंट क्या मिल रहे हैं, इरेशनल मिल रहे हैं, सारे रैशनल नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब QX का डिग्री बढ़ाना होगा, है ना। कितना डिग्री बढ़ा करके देखे, 1 डिग्री बढ़ा करके देखेंगे, है ना, 1 डिग्री बढ़ा करके देखेंगे। सो अगर मोनिक हमको लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि QX कम से कम लिस्ट डिग्री में 0 तो अलाउ नहीं है, 1 डिग्री करके देखते हैं। टेकिंग डिग्री QX इक्वल टू 1, है ना, दैट इज डिग्री 1 का मतलब हो गया कि QX का जो स्ट्रक्चर होगा वो x माइनस अल्फा टाइप का होना चाहिए, वो x माइनस अल्फा टाइप का होना चाहिए। अब रही बात fx, अगर हम लिखते हैं, अगर हम fx को लिखते हैं इस तरीके से तो अपने को मिल जाएगा x माइनस 1 x प्लस √3 x माइनस अल्फा। ठीक है, मैंने पॉलिनोमियल लिख लिया, अब ये पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई भी करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा, x³ 1 प्लस अल्फा माइनस √3x स्क्वायर प्लस अल्फा √3 माइनस 1 माइनस √3x और प्लस √3 अल्फा। अब एक साथ तीन चीजों को रैशनल बनाना होगा, ये रैशनल बनाना होगा, हमको नहीं पता किस जगह पर रैशनल बनेगा, जस्ट अल्फा यहाँ पर आया हुआ है ना, इसको भी रैशनल बनाना, क्या करने से ये रैशनल बन जाएगा, और इसको भी रैशनल बनाना है। मेक ऑल ऑफ देम रैशनल, मेक ऑल ऑफ देम रैशनल।
अल्फा का क्या वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ से? जैसे इसको रैशनल बनाना है तो √3 होना ही चाहिए कहीं ना कहीं, √3 है ना। अगर हम लोग अल्फा की जगह पर √3 ले रहे हैं तो फॉर्चुनेटली ये भी मेरा रैशनल बन रहा है और ये भी मेरा रैशनल ही बन गया। देखो अल्फा के साथ -√3, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ यहाँ पे लिखा गया है इसलिए नहीं बन रहा है ये। देखिए यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा और अब √3 रखोगे तो ये भी आपका रैशनल बन जाएगा और ये भी आपका रैशनल बन जाएगा। सो हम लोग गेसिंग क्या किए हैं, गेस करना पड़ा और ये अल्फा का वैल्यू हमको √3 मिल गया। अब ठीक है, बढ़िया बात है कि √3 मिल गया, यहाँ पे ए पॉलिनोमियल लिखा है, चल जाएगा। अगर हमको पूछे फाइंड ऑल पॉलिनोमियल्स तब गुड फॉर अ पॉलिनोमियल, गुड फॉर अ पॉलिनोमियल। अगर हमसे पूछे ऑल पॉलिनोमियल तब एक √3 लाए, बाकी कहां से लाएंगे नंबर? या बाकी नहीं होगा? या बाकी हो भी सकता है, मतलब लिस्ट डिग्री का ही फाइंड करना है पॉलिनोमियल, लेकिन हो सकता है कुछ और भी अल्फा के लिए हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग, ये अप्रोच अच्छा अप्रोच है, समझ गए, ये बेसिक अप्रोच बहुत अच्छा अप्रोच है, लेकिन हम लोग इस अप्रोच से ना चल करके कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच लेंगे जिसमें हम लोग कंफर्म रहेंगे कि जितना हमने सोचा है उसके अलावा फालतू की कोई चीज नहीं है। देखिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। हम लोग एक थ्योरम किए थे क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग थ्योरम किए थे कि इफ ax² bx + c = 0 has one root p + √q, है ना, where abc are rational number, where abc belongs to rational number, then कंक्लूजन क्या था इस थ्योरम का? Other root is p minus The root will be minus p minus under root root q. q. वो डेफिनेटली था ना। देन Yes. अदर रूट मस्ट बी p - √q, मतलब इसका कॉन्जुगेट, है ना। तो ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ट्रू नहीं है, ये थ्योरम हर एक पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, ठीक है। दिस थ्योरम इज ऑलवेज ट्रू फॉर ईच पॉलिनोमियल, क्योंकि जिस तरह से डेरिवेशन किया गया था ये हर एक पॉलिनोमियल पे सेट कर जाएगा। द अबव थ्योरम holds true for any degree polynomial जितनी भी थ्योरी क्वाड्रेटिक में आप पढ़ते हो उसको एक बार पॉलिनोमियल पे भी ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अलग नहीं है ना। एनी डिग्री पॉलिनोमियल विद रैशनल कोएफिशिएंट, रैशनल
कोएफिशिएंट्स। तब हम लोग क्या कहेंगे कि हमको जो पॉलिनोमियल फाइंड करना था उसका हर एक कोएफिशिएंट क्या था, रैशनल था ना। अगर हमने अपने पॉलिनोमियल को लेट f(x) have rational coefficients and roots 1 and -√3। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका -√3 वाला जो रूट है इसका कॉन्जुगेट भी तो होना चाहिए ना, ड्यू टू रैशनल कोएफिशिएंट। -√3 इज अ फॉर्म p प्लस और -√q -√q वेयर p कितना है 0 है और q कितना है 3 है। दैट मीन्स है ना, देयरफॉर p प्लस √q मस्ट बी वन ऑफ द रूट। one root, that is √3 is one root। अब ये जो हम लोग क्लेम करते हैं ना, ये रैशनल कोएफिशिएंट या रियल कोएफिशिएंट बनाने के लिए ही क्लेम करते हैं। मतलब इतना कर दिया आपने, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, है ना। लेकिन ऐसा जितना भी रूट होगा सबके लिए इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ वी हैव रूट्स नाउ we know that f(x) has at least 3 roots, 1 -√3 and √3। और जैसे ही आपने नेचर ऑफ रूट लगाया, आप निश्चिंत हो जाओ, सारे कोएफिशिएंट रियल होंगे। क्योंकि रियल कोएफिशिएंट पर ही तो क्लेम किया गया था कि कोएफिशिएंट रियल होंगे, तो एक रूट ये है तो दूसरा ये होना ही है, स्वाभाविक है ना। और इसके आने से, कॉन्जुगेट पेयर के आने से ना, वो सारा रैशनलिज्म आ जाता है। सो f(x) क्या हो जाएगा अपना, x - 1 x -√3 x प्लस √3। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, अगले लाइन में ही आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। x² - 3। सी एवरीथिंग इज रैशनल हियर, है ना। सो अब मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल का कोई चांस नहीं होगा। मतलब इसको काउंटर करने के लिए, इस फैक्टर को काउंटर करने वाला ये फैक्टर होता है, इस फैक्टर को काउंटर करने वाला ये फैक्टर होता है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए Yes, sir. एक और करते हैं। लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल with iota minus √3, iota minus √3 as
one root where coefficients are all rational। पहले हम लोग रियल कर लेते हैं, ठीक है, आर ऑल रियल, फिर रैशनल के लिए तुम लोग घर पे ट्राई करना। अब देखो यहां पे जो मेरा रूट है वो इमेजिनरी रूट है ना, ये p प्लस आयोटा क्यू टाइप का है, p प्लस आयोटा क्यू टाइप का है। ये आपका p आयोटा क्यू टाइप का है। अगर इसको कंपेयर करें √3 प्लस आयोटा तो अपने को क्या मिल रहा है, p बराबर -√3 मिल रहा है एंड q बराबर 1 मिल रहा है ना, और दोनों रियल मिल रहे हैं, दोनों रियल मिल रहे हैं। इसका मतलब ये इमेजिनरी प्रॉपर इमेजिनरी नंबर है, बढ़िया बात है। तो हम लोग को थ्योरम क्या कहा गया था क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में ये कहा गया था कि अगर आपका ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, और p प्लस आयोटा q इज अ रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हाँ, देन p माइनस आयोटा q क्या हो जाएगा, इज अदर रूट हो जाएगा। p माइनस आयोटा q इज अदर रूट, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, तब तो मेरे पास 2 रूट आ ही गए हैं, है ना, हमारे पास 2 रूट आ गए। हम लोग लिखेंगे fx बराबर x माइनस एक रूट तो ये हो गया -√3 प्लस आयोटा, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट माइनस। और ऐसा करने से आप देखोगे कि इसका सारा कोएफिशिएंट रियल हो गया। क्योंकि इमेजिनरी हटाने के लिए हम लोग इमेजिनरी कॉन्जुगेट लेते हैं। टू रिमूव इमेजिनरी वी टेक इमेजिनरी कॉन्जुगेट। इमेजिनरी वी टेक इमेजिनरी कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब देख लो कैसे इमेजिनरी हटेगा। इसको लिख सकते हो आप x प्लस √3 माइनस आयोटा, इसको आप लिख सकते हो x प्लस √3 प्लस आयोटा, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस √3 द होल स्क्वायर प्लस 1। डन, सारे कोएफिशिएंट रियल हो गए। x² प्लस 2√3x प्लस 3x 4। देखिए ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल। समझ में आ गई बात कैसे करना है, कैसे नेचर ऑफ रूट लगाना है ना। अगर ऑलरेडी कॉन्जुगेट दिया हुआ रहेगा तो फिर आपको दूसरा चीज सोचने की जरूरत नहीं है।
अगर ऑलरेडी कॉन्जुगेट दिया हुआ तो फिर कुछ नहीं सोचना है। अब देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। Find all integral values of f for which quadratic equation x minus a x minus 10 plus 1 has integral roots। इंटीग्रल रूट्स आ गया। a का वैल्यू क्या होना चाहिए कि इंटीग्रल रूट मिलेगा, है ना? क्या a ऐसा रख दे कि इंटीग्रल रूट्स मिलेगा? तो हम लोग जो कंडीशन डिराइव किए थे वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था ना। हम लोग क्या सपोज करके चलेंगे कि इंटीग्रल रूट्स है। ठीक है, उल्टा भी चल सकते हो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते फिर पता चलने लगेगा क्या करना है नहीं करना है। सो सबसे पहले आप किसी भी क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। एक्स स्क्वायर ए प्लस 10 एक्स प्लस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग को ये देखना है कि a कोई रैशनल नंबर भी हो सकता, मतलब p बाई क्यूब फॉर्मेट का हो सकता है या इंटीजर ही होगा। वैसे इंटीग्रल रूट है और ये मोनिक पॉलिनोमियल है तो इसको इंटीजर होना श्योर है। अगर ये इंटीजर नहीं होगा ना तो इंटीग्रल रूट भी नहीं होगा। अगर ये इंटीजर नहीं हुआ तो इंटीग्रल रूट नहीं हो सकता, दोनों रूट इंटीग्रल नहीं होगा। और ये भी इंटीजर अगर नहीं हुआ तो दोनों रूट इंटीग्रल नहीं हो सकता। देख लेते हैं ना, कॉन्ट्रडिक्शन से इसको बता देते हैं। और क्या, मान लेते हैं कि इसका रूट जो अल्फा बीटा है ना, और ये आपका इंटीजर नहीं है। इफ सपोज a plus 10 doesn't belong to integer, इसका मतलब अल्फा बीटा जो है इंटीजर, अल्फा प्लस बीटा इंटीजर नहीं होगा। और अल्फा प्लस बीटा अगर इंटीजर नहीं होगा तो इसका कम से कम एक मतलब तो हम लोग निकाल ही सकते हैं कि अल्फा बीटा दोनों में से कोई एक ना एक कम से कम इंटीजर नहीं होगा। दैट मीन्स एट लीस्ट वन ऑफ अल्फा बीटा डजंट बिलोंग टू इंटीजर। हो गई बात। अगर हम इसको इंटीजर नहीं लिए तो कम से कम एक नॉन इंटीजर हो गया, जो कि हमारे केस के विरुद्ध है। वैसे यहां पर भी आप कर सकते हो। दैट मीन्स इसको इंटीजर होना पड़ेगा, इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा ना। दैट इज a plus 10 belongs to integer and 10a plus 1 also belongs to integer। बराबर, इतनी बात समझ गए सब लोग?
अब इंटीजर में इंटीजर ही जोड़ते हैं तो इंटीजर मिलता, कोई दूसरा चीज जोड़ने पे इंटीजर तो मिलता नहीं है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां से, ए जो है इंटीजर है और 10a जो है ये भी इंटीजर है। अब बताओ, ए इंटीजर है तो डेफिनेटली 10a इंटीजर ही होगा, है ना। चलिए कम से कम ये बात आ गया कि ए अपने को इंटीजर चाहिए। अब क्या ऐसा इंटीजर ए रखा जाए यहाँ के बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। फिलहाल हम लोग यहाँ तक केवल पहुंच गए हैं कि ए जो है आपका इंटीजर है और कुछ नहीं कर सकते। तो ये इतना डिटेल में जो एनालिसिस करता हूं मैं, बहुत जरूरत नहीं है इतना डिटेल में एनालिसिस करने की। अगर आप लोग को डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है ना, लॉजिक आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों रूट को इंटीजर बनाना है, इसको इंटीजर बना दिया, इसको इंटीजर बना दिया, एक डिस्क्रिमिनांट भी तो इंटीजर बनाना होगा ना। इसका जो भी डिस्क्रिमिनांट बनेगा वो भी तो इंटीजर बनेगा, है ना। नाउ D must be perfect square, must be perfect square, square of some integer। अब रही बात डी का एक्सप्रेशन लिखो, a प्लस 10 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 10a प्लस 1, यही है मेरा डी। और इसके बारे में क्या बता रहे हैं लोग, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, समथिंग एम स्क्वायर, जहां पर एम क्या होना चाहिए, इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। अब देखो क्या होता है, a प्लस 10 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10a 4ab, है ना, और यहाँ पे -4 इक्वल टू m स्क्वायर, और ये बन जाएगा a माइनस 10 द होल स्क्वायर। यहाँ से लेकर के यहाँ ये क्वांटिटी देखो, ये प्लस b होल स्क्वायर -4 टाइम्स ए बी है, ये बन जाएगा -10 होल स्क्वायर -4 इक्वल टू m स्क्वायर। इसके आगे क्या करना चाहिए, है ना, ये बड़ा समस्या है। या तो हीट एंड ट्रायल कर ले हम लोग, उससे काम चल जाएगा, नहीं तो देखना पड़ेगा कुछ। हिट एंड ट्रायल करने से कुछ मिलता है क्या फल, जैसे ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें 4 ऐड करने पर परफेक्ट, मतलब दोबारा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई स्क्वायर नंबर है जिसमें 4 माइनस करने पर वो फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पाइथागोरियन क्या दिखाई पड़ा कुछ, नो नो सर। मतलब कुछ है या नहीं है नंबर, अगर नहीं होगा तो लिख देंगे कि नहीं मिलेगा, यार मिल ही नहीं सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा नंबर नहीं होता है, एक जब ये 4 होगा ना तभी जाकर के ये 0 बनेगा, और कोई केस नहीं। क्योंकि देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो है आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, जिसमें 2 स्क्वायर प्लस करना हो। ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जिसमें 2 स्क्वायर प्लस करने पर भी यहाँ पे भी स्क्वायर नंबर मिलता है, ऐसा तो कोई नहीं है ना। हाँ, सिर्फ यही हम लोग सोच सकते हैं कि ये जब 0 स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर सोच सकते हैं,
सो ओनली इन वन केस जब ये 0 बनेगा, 0 नहीं, कितना मैं बोल रहा हूँ, 2 स्क्वायर मतलब 4 बनेगा। तो 4 कब बनेगा देख लो, a माइनस 10 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से a का वैल्यू आपको मिल रहा है या तो 12 या तो 8। ठीक है, 12 और 8 के केस में ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। आप चेक कर सकते हो, 12 और 8 के केस में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और आपको इंटीग्रल रूट्स भी मिलेगा। दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, a बिलोंग्स टू z, z को बिलोंग भी कर रहा है, 10a भी z को बिलोंग कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। और m भी z को बिलोंग करेगा, चूंकि ये इंटीजर तो m भी इंटीजर। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप 12 रखते हैं, अगर आप 12 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बन रहा, 21। अगर a की जगह पर हम लोग 12 रखते हैं तो हम लोग को इक्वेशन मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 21a और कितना है 121। इसका कुछ सॉल्यूशन मिलेगा या मैं ऐसे ही रैंडम लिख लिया हूं? लग तो रहा कि रैंडम लिखा गया पूरा। -22। हाँ, 22 बनेगा, है ना, लगली बच गए हम लोग। और जब a इक्वल टू 8 लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 और a बराबर 8 रखने पर कितना मिल रहा, 81। दोनों केस में आप डिस्क्रिमिनेंट अगर देखोगे ना तो 0 ही मिल रहा है। और वैसे भी यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था ये, है ना। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। सिर्फ हम लोग को कंडीशन जो है याद रखना होगा, कंडीशन याद रख करके इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। और ऐसा इक्वेशन आप लोग को डीपीपी में भी मैंने दिया था, लेकिन उस डीपीपी को मैं ऑप्शनल रखा था, तो कुछ लोग ही किए थे वो डीपीपी, बाकी लोग नहीं किए थे, कि ऑप्शनल ही तो है, देखा जाएगा बाद में। ऑप्शनल चीजें कभी भी मिले ना जेई के सिलेबस में, उस पर नजर रखना चाहिए। खास करके मतलब अपना खून पसीना बहा करके फालतू में टीचर अगर बताए ऑप्शनल चीज, तो मतलब उसका कुछ अहमियत होता है, तभी वो क्लास में डिस्कस होता है या फिर उसको दिया जाता है, अदरवाइज बता दिया जाता है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। नॉन इम्पोर्टेंस चीजें, कोई भी चीज जो है क्लास में बता दी जाएगी कि कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब देखो इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिया है, देखिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या दिया है। x माइनस a है और x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो कहा जा रहा है कि x जो है इंटीजर नंबर है ना, और a हम लोग को फाइंड करना है, a हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं क्या कहूंगा कि इतना एनालिसिस आप कर लीजिए, a को इंटीजर दिखा दीजिए, 10a को भी इंटीजर दिखा दीजिए, है ना। और इसके बाद आफ्टर दैट वेरी स्टेप हमारा यहाँ पे सो फार वी हैव कलेक्टेड a बिलोंग्स टू z है,
ए जेड होना चाहिए ना। अब देखिए इनको LHS में हम लोग लिखेंगे इक्वल टू -1, है ना। तो यहां से अगर हम लोग एक बात सोचे कि ए का क्या क्या वैल्यू हो सकता है कि ये +1 या -1 बने, है ना। तो ए इंटीजर है, 10 इंटीजर है, अगर इंटीग्रल रूट होगा तो ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा ना। फॉर इंटीग्रल रूट्स, है ना, अगर x इंटीजर रूट है इसका, इफ x इज इंटीजर, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस ए भी इंटीजर होगा, x माइनस 10 भी इंटीजर होगा, है ना। और दो इंटीजर का प्रोडक्ट -1 बनाना है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट -1 बनाना है। कितने केस में होगा, या तो आप कहोगे कि x माइनस ए जब 1 के बराबर है तब x माइनस 10 -1 के बराबर होगा, पहला केस। दूसरा केस, जब x माइनस ए -1 के बराबर है तब x माइनस 10 1 के बराबर। सॉल्व कर लो, यहाँ पे x का वैल्यू 9 आया, 9 रखोगे तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 8। और यहाँ पे x का वैल्यू अगर देखते हो तो 11 मिल रहा है, यहाँ पे 11 रखोगे तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। सो हमने यहाँ पे नंबर थ्योरी बेसिकली लगा दिया और क्वाड्रेटिक थ्योरी भी लगाया है, और ऊपर में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक थ्योरी और लास्ट में भी नंबर मतलब थ्योरी, मतलब कहीं ना कहीं पर आपको नंबर थ्योरी पे जाना ही पड़ रहा है ऐसे क्वेश्चन में। सो याद रखना है कि नंबर थ्योरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटीग्रल रूट्स के लिए, खास करके नंबर थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग एक और सवाल पे चलते हैं। एग्जाम्पल में बहुत लाजवाब सवाल दिया है। अब मुझे डिस्कशन करना होगा तो मैं एग्जाम्पल ही डिस्कशन करूंगा, मेहनत भी कम लगेगा और तुम लोग लर्निंग भी ज्यादा करोगे। एग्जाम्पल तुम लोग अपने मन से देखते हो? यस सर। हाँ, यस सर। जरूर बेटा करो, उसको अटेम्प्ट अपने से किया करो, बहुत धासु धासु एग्जाम्पल होता है। देखिए इनका कहना है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम, ये पूरा जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बने। किसका परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है हम बता दिए किसका परफेक्ट स्क्वायर बने, कम से कम इनको ढंग से लिखना चाहिए, समझ गए, इनको ढंग से लिखना चाहिए। ऐसे ही रैंडम किसका बना सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, रैंडम तो मुझे नहीं लगता परफेक्ट स्क्वायर सोच पाएंगे हम लोग कि किसका बनेगा। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है और परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपका दिमाग जो है सही ठिकाने पर लगना चाहिए। आप क्वेश्चन को दोष मत दो कि ये ढंग से नहीं लिखा है, जितना केसेस आप सोच सकते हो सारे केसेस आप सोचिए, सारे केसेस आपको सोचने होंगे।
ठीक है, अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर अगर ये बन रहा है तो थोड़ा सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? अगर a 0 नहीं हुआ तो ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है किसी लीनियर का। हम लोग बोलेंगे a डैश x प्लस b डैश का ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, बढ़िया बात है। अगर मेरा a 0 हुआ, सपोज bx प्लस c बचा, अब कोई ऐसा लड़का होगा तो सीधा बोलेगा कि सर ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है रूट bx प्लस c का होल स्क्वायर का, कैसे फिर फाइंड करेंगे? तो फिर तो ये जिंदगी में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही बना रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ जो है इनको, है ना, कुछ डेटा देना चाहिए। हम लोग मैनिपुलेट भी कर रहे हैं तो हम लोग फंस रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट आपको समझना होता है परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल का होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का होना चाहिए। अब आप इस केस में अगर देखोगे कि रूट bx प्लस सी जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन उठाया गया होगा ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में पॉलिनोमियल के चैप्टर में होगा और उसमें सीधा लिख दिया होगा परफेक्ट स्क्वायर। ये लोग भी लिख दिए, हम लोग भी पॉलिनोमियल का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिकली, क्वाड्रेटिक, इसलिए इनको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम लोग bx प्लस सी को नहीं ले सकते। नाउ इफ b इज ऑल्सो 0, क्या इसको हम लोग अगर c पॉजिटिव नंबर है, रूट सी का होल स्क्वायर लिख करके बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल का स्क्वायर है? नो सर। इसको नहीं बोल सकते हैं? क्या ये हाँ बोलो। ये कांस्टेंट होगा। तो क्या फर्क पड़ा, ये पॉलिनोमियल तो है 0 डिग्री का। बिल्कुल लिया जा सकता है, अगर पॉसिबिलिटी बनेगा तो ऐसा मैं करूंगा और बार बार करूंगा, समझ गए? अगर पॉसिबिलिटी ऐसा रहा तो उसको लिया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। सो हमारे लिए दो केस बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इसको बनाने के लिए a भी 0 होना चाहिए और साथ में b भी 0 होना चाहिए। अगर टेस्ट वेस्ट में क्वेश्चन देखते हो और इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला होगा तो ये केस तो तुम लोग समझ जाओगे, बट ये केस ध्यान में रखना, कई बार जो है एक ऑप्शन यहां से भी मिलता रहेगा और वैसे केस में आपसे पूछेगा सम ऑफ ऑल m वैल्यूज, है ना, तो आंसर गलत हो जाएगा फिर। अब देखो, मान ले जाए कि ये केस करना है a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, पहले हम लोग सिंपल केस ही कर लेते हैं रूट सी वाला। अगर इसको 0 बनाते m का वैल्यू 4 आता है, इसको 0 बनाते m का वैल्यू -2 आता है, कॉमन वैल्यू m का है नहीं, इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है ना। सिर्फ 0 डिग्री के पॉलिनोमियल का स्क्वायर ये हो, ये पॉसिबल नहीं है ना। सो हम लोग लिखेंगे 4 माइनस m एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 2m प्लस 4 x प्लस 8m प्लस 1
इक्वल टू, कैनॉट बी, है ना, ऐसे लिखते हूं, है ना, कैनॉट बी के स्क्वायर फॉर एवरी एक्स। मतलब एक्स का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखना भी होगा और हर एक एक्स के वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वाई? मैं बोल रहा हूं कि ये कांस्टेंट का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज 4 माइनस एम इक्वल टू 0 लीड्स m इक्वल टू 4 एंड 2m प्लस 4 इक्वल टू 0 लीड्स m इक्वल टू -2। नॉट कॉमन, है ना, नो कॉमन एक्स m। सो m की कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। अब मैं क्या बोलूंगा कि ये पहला केस नहीं हो सकता, मैं दूसरी केस बना रहा हूं। देखो यहाँ पे हर एक एक्स के लिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, कुछ भी एक्स रख लो ये स्क्वायर के अंदर ही रहेगा। हम लोग ये बोल रहे हैं कि नाउ कंसिडरिंग लीनियर स्क्वायर केस, कंसीडर m 4 माइनस m एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 2m प्लस 4 एक्स 8m प्लस 1 b इक्वल टू a डैश एक्स प्लस b डैश स्क्वायर। मैं मान लिया कि ये जो है इसके बराबर है फॉर सम a डैश एंड b डैश, फॉर सम a डैश एंड b डैश। जैसे ही मैंने अजम्पशन किया है, कैन यू सी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक। मान लो कि प्लस माइनस कोई भी हम लोग ले रहे हैं, क्या आप रूट्स देख रहे हैं क्या मिल रहा है? इसका रूट्स आ रहा माइनस बी बाई बी डैश बाई ए डैश और दूसरा माइनस बी डैश बाई ए डैश। क्या दिखाई पड़ रहा है? बोथ रूट्स आर इक्वल, है ना। सो बाई सपोजिशन बोथ रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। और जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हम लोग करेंगे, ये आ जाएगा आपका। अब यहां से आपको पता चलेगा प्लस माइनस का कोई रोल नहीं था। प्लस माइनस 2m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 माइनस m 8m प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस में ही मिलेगा ना, इसीलिए प्लस माइनस लिखा हुआ था। इसीलिए मैं अब जा करके इसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो एक बार घूम फिर करके देख सकते हो कि प्लस माइनस से ज्यादा आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा था अभी तक। हम लोग को बोला कि m के किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर है, हमने बोला कि इसको परफेक्ट स्क्वायर लेकर के करेंगे क्या हमने, है ना। ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, इसलिए इस केस को हम लोग नहीं ले सकते। हमने बोला कि ये केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है। और ये केस बनाने के लिए a एंड b 0 चाहिए। उसमें तुम्हारा जैसे ही मैंने a को 0 बनाया 4 माइनस m, और इसमें प्लस माइनस देखो फिर भी रोल नहीं कर रहा है। b को हमने 0 बनाया बट उसमें प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है ना। सो यहाँ पर भी जिक्र करने की वैसी जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ,
कि m का वैल्यू एक जगह से 4 मिल रहा, दूसरी जगह से -2 मिल रहा, कॉमन वैल्यू नहीं मिला, तो हम बोल रहे हैं कि ये पहला केस नहीं होगा। अब सेकंड केस हमने बोला कि लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो बनेगा इसका मतलब इसका रूट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। और रूट्स इक्वल होगा इसका मतलब d क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो d 0 के बराबर कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस ले भी रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ऊपर में भी दिखा सकते थे हम लोग। तो यहाँ पे देख लो क्या मिल रहा है, 4m² प्लस 4m माइनस 4, ये हो गया आपका -8m² और ये हो गया 32 और -8 कितना 24 ना, 32m -m, अच्छा 31 हो गया। और क्या मिल गया, +4। गुणा भाग देखते जाना, अभी तक ठीक लग रहा। तो ये हो गया 4m² और ये हो गया 32m², मतलब मिला के 36। ये हो गया 4m और यहाँ पे ये आएगा 100। सर पहले टर्म का स्क्वायर चेक कर लीजिए। पहले टर्म का स्क्वायर ठीक करना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16। अब ठीक है, तो ये हो गया 124, 140 हो गया ना टोटल। 124 माइनस 16 108, तो ये हो गया -108 है। और 16 और 16 लगता है कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया 36 कॉमन करने पर m² माइनस 3m इक्वल टू 0। देयरफॉर m का वैल्यू क्या मिल गया, और 3। सो कोई भी एक्सप्रेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। अब तुम लोग को कुछ सवाल मैंने डिफरेंट ढंग के भी दिए थे, है ना, उसको भी डिस्कस कर देता हूं। फाइंड रिलेशन बिटवीन A, B, C, है ना, इफ रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इन रेशियो 1:5 का हो या 5:1 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर रूट्स का रेशियो 1:5। यह कहेगा एलिमिनेट x, हम लोग बोलेंगे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, और हम लोग को दिया हुआ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा का वैल्यू 1/5, है ना, ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे,
या तो बीटा बराबर 5 अल्फा लिखेंगे, यहाँ से दो केस कर सकते हो। पहला तरीका मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ कि बीटा बराबर 5 अल्फा होगा। सो नाउ रूट्स आर अल्फा कॉमा 5 अल्फा। सम ऑफ द रूट कितना होगा? अल्फा प्लस 5 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। क्या यहाँ से अल्फा फाइंड कर सकते हैं? माइनस बी बाई 6 ए, और इसमें अल्फा रख दो 5 इंटू माइनस बी बाई 6 ए इक्वल टू सी बाई ए। ये कितना हो गया? 5b स्क्वायर अपॉन 36a स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर दोगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 36ac आ जाएगा। फिर से देख लो, हम लोग को जब रेशियो दिया हुआ रहे तो कोई भी रूट को ऊपर या नीचे रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि अल्फा बाई बीटा क्या है, 1/5 के बराबर है। कुछ रिलेशन अलग भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अल्फा और बीटा में ही रेशियो दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको रिलेशन लिख दे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि अगर ये सिचुएशन है तो हम लोग बीटा इक्वल टू 5 अल्फा लिख ही सकते हैं। और अब जो है मेरा रूट क्या हो गया? अल्फा कॉमा 5 अल्फा हो गया। अब इतना लिखने के बाद जैसे ही दोनों रूट एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो जाए तो आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा सकते हो, और यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट अल्फा। तो एलिमिनेट करने का तरीका क्या है कि एक जगह से अल्फा लेकर के दूसरी जगह पे रख दो, एलिमिनेट एबीसी। अब देखो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, आप कुछ वैसे ही रेंडम सोच सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट जरूरी नहीं है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखो बीटा यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा -4/6, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? स्क्वायरिंग कर दो अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -4/, तो ये 16 हो जाएगा ना, ये 16 हो जाएगा, 16/36। अब क्या करना हम लोग को? अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा में लिख लीजिए, माइनस ये हो जाएगा आपका 4/9। तो अल्फा प्लस बीटा लिखने में क्या हो जाएगा मेरा? -b/a -4c/a और -b/a इक्वल टू 4/9। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय b स्क्वायर 4/9। सिंप्लीफाई करिए, लिखिए 5b स्क्वायर इक्वल टू 36ac। तो ये एलिमिनेशन वाला सवाल है ना, जिसमें तुमको रूट्स के बीच में ना कुछ किसी न किसी टाइप का रिलेशन देगा। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, हो सकता है कि अल्फा और बीटा में कोई अलग एक्सप्रेशन दे दे, उसका वैल्यू दे दे,
ये भी हो सकता है। समझ में आया जी? यस सर। वेरी गुड विजय। यस सर। श्रुति। यस सर। देखो let sin alpha and cos alpha be roots of ax square plus bx plus c equal to 0। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ABC में रिलेशन फाइंड करना है ना। मैं बोल सकता हूँ कि फाइंड रिलेशन बिटवीन ABC, फाइंड रिलेशन बिटवीन ABC। तो लिखेंगे कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होगी क्वाड्रेटिक से। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, c/a होगी। तो ये दोनों रिलेशन को यूज करके अल्फा हटाना है। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, और इन दोनों को इनके टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। लिखेंगे दिस इज बेसिकली साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये देखो हिडन डेटा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको खुद सोचना है। ऐसी चीजें क्वेश्चन में नहीं दी जाती है जिनके बारे में लोग बढ़िया से जानते रहते हैं। सेल्फ थिंकिंग। रख दो वैल्यू, वैल्यू रखने पे आपको क्या मिल रहा है, -b/a² -2 c/a = 1। so it reduces to b² -2ac -a² = 0। ठीक है। अब देखो कई बार क्या पूछता है, रूट्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट साइन, रूट्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट साइन। एक क्वेश्चन होगा वहां पे। ऐसा है रूट्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट साइन। एक्सरसाइज में है सर। हाँ एक्सरसाइज में ना। कहाँ गया मेरा रूट्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट साइन। 1B का क्वेश्चन नंबर 28 है। यस सर। ठीक है। ये वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझे। कहता है क्वेश्चन ये है, चला गया। वन अपॉन एक्स प्लस ए, 1/x + b
इक्वल टू 1/c। if roots are of equal and if roots are equal and opposite in science। इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी लिखेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्वल लिखेगा। मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि मॉडुलस अल्फा इक्वल टू मॉडुलस बीटा, ठीक है। बट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 0। एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। और इसका मतलब हम लोग ये भी समझ सकते कि मॉडुलस अल्फा इक्वल टू मॉडुलस बीटा, इसका मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड हुआ। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ मॉडुलस अल्फा इक्वल टू मॉडुलस बीटा। मॉडुलस आप लोग पढ़े नहीं है ना, सो बेटर है हम लोग अपोजिट एंड इक्वल कर देते हैं ना। इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in sign। तो अब देखो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 करना, कुछ करना नहीं है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में लाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। सो लिखेंगे x प्लस बी x प्लस ए इंटू सी इक्वल टू x प्लस ए इंटू सी इक्वल टू x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2x ए प्लस बी इंटू सी और एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में लाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये टर्म भी माइनस में ही चला जाएगा, सो लिखेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस 2c और ये कितना हो जाएगा आपका ए बी माइनस ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू 0। सो रूट्स अगर मेरा इक्वल और अपोजिट इन साइन है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 दिया हुआ। बट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस, वेरी वेरी गुड। किसी ने सजेस्ट भी लगता किया था, है ना। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी जगह पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव ऑफ ए प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0, देयरफॉर c इक्वल टू ए प्लस बी बाई। तो इस तरह से आपको जितना भी मैंने होमवर्क दिया है ना, उससे रिलेटेड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दिया है। अब आप इसका हिंट ले करके आगे निकल सकते हो।
जैसे किसी में रियल रूट्स कहता है तो इनइक्वालिटी आपको क्यों सिखाया गया था, इसी के लिए सिखाया गया था कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे इनइक्वालिटी सॉल्व कर लोगे वेवी कर्व लगा करके, है ना। तो वो सारे कॉन्सेप्ट लगा करके अब आप जो है जो भी होमवर्क मैंने दिया था उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से करिए, अगले क्लास में थोड़ा आगे का भी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे। किसी को कुछ डाउट वगैरह पूछना है तो रुक सकता है। किसी को डाउट है तो वो चैट पे हमें लिख दे कि डाउट है, ताकि मुझे भी पता रहे। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक बार मीटिंग एंड कर रहा हूं, जिनको जिनको डाउट है वो रिज्वाइन कर लेंगे।